आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कंपनीज़ इतना लॉस कैसे कर लेती हैं। 2,960 करोड़ रुपए स्नैपडील का लॉस है फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का, और फ्लिपकार्ट का है करीबन 2,306 और अमेज़न का 3,572 करोड़ रुपए। मतलब इतना ज़्यादा पैसा वो लोग लॉस कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, तो उसका मैं आपको थोड़ा आज समझाने वाला हूँ कि ये कंपनीज़ इतना लॉस कैसे कर रही हैं और फिर भी इनका बिजनेस जो है वो कैसे चल रहा है। तो इसी के बारे में आज थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक मॉफी रिचर्ड्स के टोस्टर का। और रिव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना घटिया है और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट आप खरीदने के पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि एज अ सेलर मैं खुद परेशान हूँ ये प्रोडक्ट से, तो बायर की क्या हालत होगी और क्यों परेशान हूँ वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये एक टोस्टर है मॉफी रिचर्ड्स का SM3006। उसमें टोस्ट एंड ग्रिल, टोस्ट वेफल ग्रिल वगैरह बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मॉडल्स आते हैं। जितनी बार ये प्रोडक्ट हम डिस्पैच करते हैं, कितना भी अच्छा पैकिंग कर लें, ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। इसका क्वालिटी इतना बेकार दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये प्रोडक्ट पैक किया हुआ आया है वापस, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए एक तो क्रैक यहाँ पे है, ठीक है, और ये मटेरियल इतना ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मॉफी रिचर्ड जैसी बड़ी ब्रांड अगर ऐसा करती है तो सोचने वाली बात है। और जितनी बार ये प्रोडक्ट हम बेचते हैं, यहाँ से आगे से शायद वो टूट जाता है, बहुत बार पीछे से यहाँ पे ये जो बॉडी दी गई है प्लास्टिक की, ये टूट जाती है, यहाँ से स्क्रूज निकल जाते हैं, यहाँ से टूट जाता है। ऐसे बहुत सारे जो डैमेज प्रोडक्ट्स है, यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ये हमारे वेयरहाउस में पड़े हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ वो कहाँ पे पड़े हैं। देखिए एक यहाँ पे डैमेज पड़ा हुआ है, 2 यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, 3 और शायद पीछे भी कहीं पे पड़ा हो, 3 तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। फिनिशिंग वाइज आपको दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट इतना डेलिकेट है और इतना नाजुक है कि मैं बता नहीं सकता। एक बार अगर आपसे ये हाथ से गिर जाए तो समझ लीजिए कि इसका सत्यानाश हो जाएगा। और हाथ से क्या, अभी आप इसको डिस्पैच करते हैं तो भी ये प्रोडक्ट सही सलामत कभी वापस नहीं आता है। और हमने ये प्रोडक्ट के लिए ब्रांड में कंप्लेन भी की थी मॉर्फी रिचर्ड्स में, और वो कंप्लेन लेके आगे ऑफिस में हमारे आए भी थे और सारी डिटेल्स भी ले गए, लेकिन अभी तक वो कंपनी वालों ने भी कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो मतलब मेरा तो पूरा विश्वास ही उठ गया है मॉफी रिचर्ड्स ब्रांड के ऊपर कि इतनी बड़ी ब्रांड हो के ये ऐसा करती है। तो मॉफी रिचर्ड्स के प्रोडक्ट्स आप खरीदें उसके पहले थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि एज अ सेलर जो हम इतने प्रोडक्ट्स बेचते हैं मॉफी रिचर्ड्स के, हमको अगर वो सर्विस नहीं दे रहे हैं ठीक से, तो कस्टमर को क्या सर्विस देंगे वो, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है ये समझना कि एज अ कंज्यूमर आप उसके एक कस्टमर हैं, बट एज अ सेलर मैं उसका बहुत बड़ा कंज्यूमर कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को भी वो सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो आप सोच समझ के मॉर्फी रिचर्ड्स के प्रोडक्ट्स खरीदिएगा। ऐसा ना हो कि ये डब्बा आपके हाथ में आ जाए और फिर आप सोचें कि क्या गलती कर दी आपने। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब लगे हुए हैं आप सबको 4G का डेटा फ्री में देने के लिए। वोडाफोन का एक प्लान आया है यहाँ पे, जहाँ पे वो 250 रुपीज़ में पहले जो 1 GB डेटा देता था 4G का, अब वो आपको 4 GB डेटा देगा एवरी मंथ, ठीक है। तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बट ये प्लान जो है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप 4G यूज़ कर रहे हैं तो 4 GB डेटा पर मंथ वो बहुत ही कम डेटा है, क्योंकि आपका शायद 2 दिन में ही 4 GB जो है वो चला जाए, ठीक है। ऐसा, क्योंकि मेरा तो पर डे 2 GB तो वैसे ही चला जाता है 4G का डेटा। मैं जियो में यूज़ करता हूँ, ठीक है, और वोडाफोन तो है ही, एयरटेल भी है, तो
बहुत ही जल्द ये डेटा गायब हो जाएगा आपके मोबाइल से, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वोडाफोन का ये जो प्लान है ये उतना ख़ास नहीं है दोस्तों। अगर आप जीमेल यूज़ करते हैं तो आपके लिए थोड़ा आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि एक फ़िशिंग अटैक हुआ है जीमेल अकाउंट होल्डर्स के लिए, और उन लोगों ने एक हूबहू सेम टू सेम जीमेल का जो वेबसाइट है वैसा वेबसाइट डिज़ाइन किया है, और आपके पास वो लिंक भी आएगा, आपको पासवर्ड रीसेट करने का वो बताएगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसका एक जो डिस्क्रिप्शन है, उसका डेटा है, और उसका जो भी कंटेंट है वो मैंने एक लिंक में डाल रखा है, इस डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक वीडियो भी मैं साथ में साइड में प्ले कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस लिंक पे जाके आप थोड़ी ज़्यादा जानकारी ले लीजिएगा कि ये क्या है, इशू है, और ये कैसे आपको बचा सकता है आपके पर्सनल डिटेल्स और आईडी पासवर्ड्स को, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप उसमें वो डिटेल्स डाल दें और बाद में आपको रियलाइज़ हो कि बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी जॉब के लिए बहुत कोशिश करते हैं। अगर आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको टेम्परेरी जॉब की ज़रूरत है, जॉब किसी भी टाइप का हो सकता है, तो अमेज़ॉन में अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके फुलफिलमेंट सेंटर में। टेम्परेरी जॉब्स मतलब कुछ दिनों के लिए होता है, ठीक है। उनके जो सेल आते हैं, तब सेल आने के वक्त उनको काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती है उनके FBA फुलफिलमेंट सेंटर में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टेम्पररी जॉब करना है कुछ दिनों के लिए, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उनके फुलफिलमेंट सेंटर में 27 फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में एज ऑफ नाउ। तो आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे है, और आप में से किसी को भी टेम्पररी जॉब करना हो फुलफिलमेंट सेंटर में, तो जाके आप अप्लाई करिए, और शायद कुछ दिनों के अंदर आप अच्छा खासा पैसा जो है वो बना लें। पंकज शर्मा का एक सवाल है यहाँ पे, सवाल काफ़ी लंबा है। मैं यहाँ पे उसका सवाल का स्क्रीनशॉट जो है पे अटैच कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। उसका सीधा जवाब मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ठीक है, उन सब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अमेज़ॉन में 3 ऑप्शंस होते हैं, FBA, मर्चेंट फुलफिल्ड और ईजी शिप, ठीक है। मर्चेंट फुलफिल्ड में आप अपने खुद के कुरियर से भेज पाएंगे प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को, ठीक है। और मर्चेंट फुलफिल में कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स नहीं आते हैं, वो सारे प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट में, स्नैपडील में वो ऑप्शंस नहीं है, उनके खुद के कुरियर्स ही आएंगे और वो प्रोडक्ट्स ले जाएंगे, और जब वो रिटर्न होता है तब उनके वेयरहाउस में पहले जाता है, वहाँ से वो लोग चेक करते हैं प्रोडक्ट और फिर आपको वापस भेजते हैं। और अमेज़ॉन ईजी शिप में भी वही रहता है, प्रोडक्ट पहले उनके वेयरहाउस में जाता है और फिर वहाँ से आपके वेयरहाउस में आता है या आपके शॉप में आता है, ठीक है। ईबे में ऐसा नहीं है। ईबे में प्रोडक्ट्स उनकी पावरशिप में अगर जाता है तो कस्टमर के वहाँ से रिटर्न होता है तो डायरेक्ट आपके वेयरहाउस में ही आता है, उनके कोई भी वेयरहाउस में नहीं जाता है क्रॉस चेक के लिए, सीधा आपके पास ही आता है। शॉपक्लूज़ में भी उनके खुद के कुरियर पार्टनर्स हैं और वहाँ भी आपके पास डायरेक्ट आता है, जस्ट लाइक ईबे, ठीक है। अगर मैं आगे और सवालों की बात करूँ तो फेडेक्स, ब्लू डार्ट, DHL, उनके साथ अगर आपको टाई अप करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास आपको लगता है कि आपके मर्चेंट फुलफिल ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि आपको खुद को भेजने पड़ते हैं ऑर्डर्स वैसे ज़्यादा है, तो आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशंस देने पड़ेंगे। आप पर्सनल लेवल पे वो टाई अप नहीं कर पाएंगे उन कंपनी से। आपका अगर खुद का कंपनी है, आपका कंपनी का पैन नंबर है, आपके कंपनी का टिन नंबर है, CST है, तो ही आप उन कंपनी से टाई अप कर पाएंगे। अदरवाइज़ वो DHL, फेडेक्स, ब्लू डार्ट उनसे नहीं कर पाएंगे। DTDC से शायद आप कर पाएँ, उनका वर्किंग मॉडल जो है वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन ब्लू डार्ट और फेडेक्स वो लोग आपके साथ टाई अप तभी करेंगे अगर आपके पास वैट, टिन, CST, पैन नंबर वगैरह हो कंपनी का, खुद का नहीं, कंपनी का, ठीक है, तभी वो लोग करेंगे। और उसमें रेट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, 500 ग्राम्स के करीबन 55 के आसपास होता है। और वही अगर आप देखने जाएं वेबसाइट्स पे, मार्केट प्लेस वेबसाइट में वो लोग जो चार्ज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। स्वप्निल मेंड का एक सवाल है, काफ़ी लंबा सवाल है, तो फिर से मैं वही सवाल यहाँ पे नीचे आपको डिस्प्ले कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। और सवाल का जवाब देने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं
तो IE कोड तभी ज़रूर पड़ता है जब आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोकली उसको अरेंज कर रहे हैं, तो IE कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको वैट CST की ज़रूरत पड़ेगी। वैट CST अब कुछ दिनों के लिए ही है, उसके बाद GST आ जाने वाला है, तो उसका भी चक्कर नहीं रहेगा, ठीक है। और ज्वेलरी, टॉयज़, क्लोथ्स, ज्वेलरी का अभी मैं उतना नहीं कह पाऊँगा कि ज्वेलरी किस हद तक ऑनलाइन सेल कर पाएंगे आप। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो ज़्यादा चलती है, ठीक है। रियल ज्वेलरी जो है उसमें तो आप हाथ ना डालें, उतना ही अच्छा है। टॉयज़ और क्लोथ्स ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। टॉयज़ भी बहुत चलते हैं, अगर इंपोर्टेड है चाइना से तो आपको रेट्स भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन भी टॉयज़ में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और टॉयज़ में रिटर्न रेट भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि नॉर्मली सबकी टेंडेंसी यही होती है कि किसी बच्चे के लिए मंगवा लिया तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं सोचते हैं कि ज़्यादातर कि ये भेज दो वापस, क्योंकि बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। खुद के पर्सनल यूज़ के लिए हो, एडल्ट पर्सनल यूज़ के लिए हो, तो वो सोचते हैं दोबारा कि ये अच्छा नहीं है, चलो भेज दो। बच्चे के लिए तो बच्चे को तो वैसे भी कुछ समझ में आता नहीं है, और बच्चे को दे देते हैं खेलने के लिए, और बच्चा खेलता रहता है। अगर आप मार्केट की बात करें तो क्लोथ्स ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग में है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अच्छे हैं। IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं, मोबाइल एक्सेसरीज़ हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। एनी टाइम एनी डे उनका सेल जो है वो शुरू रहता ही है, कभी भी सेल उसका ख़त्म नहीं होता है। जो होम अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, होम अप्लाइंसेस में थोड़ा वेरिएशन रहता है सेल में, क्योंकि वो काफ़ी हद तक ऑफ़र में डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी हाई रहती है। और एक्सेसरीज़ की, पेरिफेरल्स की वैल्यू जो है वो 1000 रुपये के कम रहती है, तो लोग उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और लार्ज अप्लाइंसेस में बहुत ही ज़्यादा मार्जिन नहीं है, बट उसमें क्या होता है कि वैल्यू ज़्यादा होती है, तो प्रॉफिट मार्जिन मतलब ओवरऑल वैल्यू जो रहती है उस हिसाब से प्रॉफिट आपको एक प्रोडक्ट पे 400-500 रुपये मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें रिस्क भी रहता है डैमेज का। अगर प्रोडक्ट डैमेज हुआ तो मतलब आपके गए पूरे पैसे, तो उसमें भी अगर आप हाथ ना डालें तो एज ऑफ नाउ अच्छा है। अगर आपके खुद के सिटी में करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको दूसरे सिटी में भेजना है तो फिर आप उसमें हाथ ना डालें। सचिन जेड का एक सवाल है, हाउ डू यू हैंडल रिटर्न्स, व्हाट डू यू डू विद द रिटर्न प्रोडक्ट्स इफ रिटर्न प्रोडक्ट्स आर हैविंग यूज मार्क्स और विदाउट ओरिजिनल पैकेजिंग। आपके पास जैसे ही कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है, आपको तुरंत उसी वक्त उसको ओपन करके इंस्पेक्ट करना है। अगर आपको कहीं पर भी प्रोडक्ट नॉन सेलेबल कंडीशन में लगता है तो आपको उस प्रोडक्ट का तुरंत सेफ्टी क्लेम रेज करना है, अगर अमेज़ॉन में हो, और दूसरे क्लेम्स जो भी एप्लीकेबल क्लेम्स हैं अलग अलग वेबसाइट में, वहाँ पे आप क्लेम्स रेज करेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आउटर बॉक्स डैमेज्ड है प्रोडक्ट का तो आपको क्लेम अप्रूव नहीं मिलेगा। अगर प्रोडक्ट डैमेज्ड है तो ही आपको क्लेम अप्रूव मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर प्रोडक्ट में स्क्रैच मार्क है तो आपको शायद पूछा जाएगा कि इसका रिपेयर कॉस्ट कितना है, तो वो सामने से कोशिश करेंगे कि आपको रिपेयर कॉस्ट जितना पैसा वो दे दें। अगर प्रोडक्ट कम्प्लीटली डैमेज्ड है और नॉन सेलेबल कंडीशन में है तो आपको प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो पूरी वैल्यू आपको रिटर्न मिलेगी। लेकिन आप अगर FBA में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, और FBA में प्रोडक्ट कोई आता है रिटर्न डैमेज किया हुआ, तो उसमें आपको पूरे पैसे वो लोग कभी नहीं देते हैं। वो लोग हमेशा ऑलमोस्ट 50% पैसे काट के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और वो प्रोडक्ट भी आपको दे देते हैं वापस, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यही प्रोडक्ट को अगर आप चाहते हैं कि जिसमें थोड़े मार्क्स हैं और पैकेजिंग थोड़ा डैमेज है और आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आप eBay में यूज़ प्रोडक्ट की तरह बेच सकते हैं, ठीक है। और OLX क्विकर में भी आप बेच सकते हैं, फेसबुक में चाहे तो बेच सकते हैं। ये सारी वेबसाइट्स में आप ये सब प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं जो आपको लगता है कि एज अ न्यू प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाएंगे कोई भी मार्केट प्लेस वेबसाइट में, तो वहाँ पे आपको वो पैसे जो है दबे हुए इस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो आपके खुले हो जाएंगे वहाँ पे। मिस्टर सिद्दीकी का एक सवाल है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि प्लीज़ लेट मी नो FBA और मर्चेंट फुलफिल्ड विच इज़ बेटर नो मैटर इफ़ द प्रॉफिट मार्जिन इज़ लेस। साथ साथ उनका एक और सवाल था, प्लीज़ शेयर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ 3 ऑप्शंस, ईजी शिप, मर्चेंट फुलफिल्ड एंड अमेज़ॉन FBA। डिटेल में बताने जाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट शॉर्टली मैं बता देता हूँ। सबके प्रॉज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, ठीक है। अगर आप मर्चेंट फुलफिल की बात करें तो मर्चेंट फुलफिल में फ़ायदा ये है कि उसमें रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सारे प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं, आप खुद अपनी तरफ से कस्टमर्स को भेजते हैं, ठीक है। तो रिटर्न्स के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। नो COD ऑर्डर्स, आपको मर्चेंट फुलफिल में COD ऑर्डर्स नहीं आएंगे बिल्कुल, ठीक है। और रिस्क ये है कि अगर प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं और वो डैमेज हो जाता है, ठीक है,
इन ट्रांजिट, या प्रोडक्ट मिस हो जाता है इन ट्रांजिट, ठीक है, कस्टमर क्लेम करता है कि मुझे प्रोडक्ट मिला ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे अमेज़ॉन बीच में इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि आपने अपना खुद का कुरियर यूज़ किया है, सो दैट इज़ योर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो हाथ अपने ऊपर कर देंगे, ठीक है, आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हम ईजी शिप की बात करें तो ईजी शिप में ये होता है कि प्रोडक्ट्स आपके COD भी आते हैं ऑर्डर्स और प्रीपेड भी आते हैं, और COD ऑर्डर्स बहुत सारे जो है वो रिटर्न्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको रिटर्न्स मैनेज करने में बहुत टाइम लग जाता है। जो भी रिटर्न आता है प्रोडक्ट, वो हर एक प्रोडक्ट सही कंडीशन में नहीं आता है, तो उसको आपको मैनेज करने में भी टाइम चला जाएगा। आपके प्रोडक्ट्स भी थोड़े जो हैं वो डैमेज्ड होंगे, ठीक है, ईजी शिप में। हालांकि ईजी शिप में ऑर्डर्स बहुत आएंगे आपको, ठीक है, बट ओवरऑल प्रॉफिट उसमें बहुत कम रहेगा, क्योंकि आपके रिटर्न्स सामने बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं FBA की बात करूं तो FBA में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि प्रोडक्ट अगर डैमेज आता है कस्टमर के वहाँ से, या फिर कोई भी रीज़न से डैमेज आता है, तो वो आपको कभी भी पूरे पैसे नहीं देते हैं, ठीक है। पैसे हमेशा वो 50% 60% काट के बाकी के पैसे आपके अकाउंट में वो लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो उस क्लेम के हिसाब से आपको पूरा पैसा कभी भी प्रोडक्ट का नहीं मिलेगा। फ़ायदा ये है कि अमेज़ॉन FBA में आपके ऑर्डर वॉल्यूम्स थोड़े बढ़ेंगे अगर आपके प्राइस कॉम्पिटिटिव है। वहाँ पे दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि आप शिपिंग चार्जेस एडिशनली ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और उनका जो वेट होता है, वेट कैलकुलेशन, उसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब एक प्रोडक्ट ऑर्डर पे उन्होंने ये शिपिंग चार्ज लिया, तो दूसरे ऑर्डर पे मैंने खुद देखा है कि कई बार शिपिंग चार्ज जो है वो बदल जाता है, सेम प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, लेकिन शिपिंग चार्ज जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम जो है अमेज़ॉन FBA में वो ये है कि आपको प्रोडक्ट का स्टॉक रखना पड़ेगा। स्टॉक रखेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, ठीक है, तो वो एक रिस्क रहेगा। हालांकि ईजी शिप में और मर्चेंट फुलफिल में आप अगर ऐसा मॉडल यूज़ करते हैं कि जैसे ऑर्डर आता है आप वैसे बाज़ार से प्रोडक्ट ख़रीद के प्रोडक्ट बेचेंगे, तो उसमें आपका जो स्टॉक है वो उतना नहीं रहेगा। वैसे FBA में जो है आपको पहले से सारा सामान प्रोक्योर करना पड़ेगा और उसके बाद अमेज़ॉन FBA में भेजना पड़ेगा, तो आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। अब वो वहाँ पे कितना बिकेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर कोई सेलर दूसरा आ गया वहाँ पे जो आपसे भी अच्छे प्राइस में वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट, तो शायद आपका प्रोडक्ट वहीं के वहीं पड़ा रह जाए 1 साल तक या 2 साल तक, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वो रिटर्न्स है जो अभी तक के मार्क हो चुके हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और ये वो रिटर्न्स है जो अभी भी बाकी है मार्क करने फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अभी देखिए कितने रिटर्न्स है यहाँ पे। ये सारे रिटर्न्स हमको टैली में अपडेट करने पड़ते हैं। जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं तब टैली में उसकी एंट्री करते हैं, जब रिटर्न आता है तो टैली में भी उसकी एंट्री करनी पड़ती है एज अ क्रेडिट नोट। तो ये जो है रेगुलरली करते रहना पड़ता है टू इंश्योर कि आपका अकाउंट जो है वो वेल अपडेटेड है, और एनी टाइम आप चाहें तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारी कंपनीज़ आपको पता होगा कि ये इन्वेस्टमेंट के भरोसे चलती है, ठीक है, और उनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है कमीशन। जो आप सेल करते हैं उनके प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट में, उसमें जो कमीशन मिलता है वो कमीशन से उनका इनकम होता है। प्रॉफिट रेवेन्यू जो है वो वहाँ से आता है, प्लस उनके वेबसाइट में जो एडवर्टाइजमेंट्स वो लोग करते हैं, थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट्स, उससे भी उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसको छोड़ के और कोई भी उनके पास अभी फ़िलहाल रेवेन्यू जनरेट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर वो लोग 1 बिलियन का या 2 बिलियन का या 3 बिलियन का सेल करते हैं और एवरेज में अगर लेट्स से कि 10% का वो कमीशन लेते हैं, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट कहाँ पहुँचेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। सामने उनके एक्सपेंसेस देखिए। अमेज़ॉन लास्ट ईयर करीबन उन लोगों ने 1000 करोड़ रुपए का, अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपए का तो उन लोगों ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही किया है टीवी में, ठीक है, सिर्फ टीवी में। अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, रेडियो की बात करूं और दूसरे मीडियाज़ की बात करूं तो वो अलग होगा, ठीक है, प्लस उनकी जो सैलरीज होती हैं एम्प्लॉयज़ की वो, और दूसरे जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी में वो सब अलग। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सारी कंपनीज़ को ये 10% कमीशन जो भी उनका ट्रांजैक्शन हो रहा है $2 बिलियन या $3 बिलियन, उससे उन कंपनीज़ का कुछ नहीं होगा। तो आप अगर समझदार हैं
आई एम श्योर कि आप सब देखने वाले समझदार हैं, आप सबको पता होगा, पता चल जाएगा कि ये कंपनीज कहाँ तक चलेंगी अगर उन लोगों के लॉसेस इतने कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। और मैं आपको डरा रहा नहीं हूँ दोस्तों, बहुत ही फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कभी भी उठ के ये कंपनीज बंद हो जाएगी, बट एज अ सेलर मैं 4 साल से हूँ, मुझे पता है कि ये फ्रॉम द बिगिनिंग में देखता आया हूँ कि ये बिज़नेस कैसे हो रहा है, ठीक है। हर साल उनका जो लॉस है वो पहले फ्लिपकार्ट का लॉस था करीबन 700-800 करोड़, फिर हो गया करीबन 1500 करोड़, फिर 2000 करोड़, फिर 3000 करोड़ के आसपास पहुंचने लगा, ठीक है। तो हर साल वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सामने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर उनको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट मिला और उनकी वैल्यूएशन भी जो है वो काफ़ी घट गई। तो कुछ कह नहीं सकते, आगे ई कॉमर्स का बिजनेस तो बढ़ेगा, लेकिन ये कंपटीशन की वजह से ये मार्केट और क्या कह सकते हैं, ओवरऑल बहुत ख़राब होने वाला है। जो सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, अगर आप स्मार्ट सेलर हैं तो फिर आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग अच्छा आइडिया रहेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट करिए, लेकिन बहुत ही सोच समझकर एक्सपेरिमेंट करिएगा ई कॉमर्स बिजनेस में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे वीडियोस देख के या फिर किसी और की बात सुनकर डिसाइड कर ले कि चलो ई कॉमर्स का बिज़नेस करते हैं, ठीक है, और बिज़नेस शुरू करने के बाद आपको लॉस हो, तो वो डेफिनेटली मैं नहीं चाहूँगा। उससे अच्छा है तो आप जॉब ही कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको 100% प्रॉफिट ही है, जो भी सैलरी आएगी वो प्रॉफिट है। लेकिन बिज़नेस में बहुत रिस्क रहता है, आपको बैठने उठने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। मैंने 2-3 साल तो मेरे मतलब फैमिली के लिए भी टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए इनिशियली, वो सारी मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूँगा, पूरा मतलब मेरी स्टोरी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। बट ये ई कॉमर्स के बारे में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये सारे लॉसेस उनके देख के बेसिकली आप भी थोड़ा संभल जाइएगा, क्योंकि उनके लॉसेस जो हैं वो आपके ऊपर डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके सेल हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप स्मार्ट सेलर हैं तो आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे, वरना आप भी खड्डे में उतर सकते हैं उन लोगों की तरह।